डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर। ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6। आप इसे पेज नंबर 66 पर भी लोकेट कर सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पीपुल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपुल फाइंड इट यूजफुल। It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. पीछे के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों की बात की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो इस दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सेज ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा संसाधन है। अगर हम किसी भी काम में ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो काम, वो प्रोजेक्ट हम लोग पूरा कर ही नहीं सकते। और इसमें है क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज में है क्या? इसमें हम लोग हैं, मैन पावर है। एक छोटी सी क्लिपिंग है इस किताब में। डू यू नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. तो एक HRD मिनिस्ट्री भी है अपने देश के सरकार में। और आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल वो इसके हेड हैं, और समय समय पर आजकल वो अपना वेबिनार भी देते रहते हैं। उनके ज़्यादातर नोटिफिकेशन, ज़्यादातर वेबिनार इस बारे में होते हैं कि हाँ, अब आजकल के समय में CBSE का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर में बेचैनी है। बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम होने वाला कब है। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी लेक्चर, जो भी चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इसका पूरा आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर सुनते समय अपने पास में NCERT की किताब साथ में रखें। तो जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा उसे आप पेज पर लोकेट कर सकते हैं, डायग्राम्स को उसमें देख करके इसके साथ में आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, तो पेज नंबर 66 पर एक छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा कार्टून स्ट्रिप आप कह लो। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं और एक टीचर हैं, वो सब आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा है, माई विलेज हैज़ 1000 पीपल। एक दूसरी स्टूडेंट बोल रही है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। टीचर बोल रही हैं, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के कितने लोग हो सकते हैं? एक और स्टूडेंट, एक और बच्चा बोल रहा है, देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। अब जहाँ पर बात हो रही है दुनिया की जनसंख्या की, तो एक स्टूडेंट बोल रहा है 6.6 बिलियन पीपल। टीचर पूछ रही है, हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स। तो आप सब के सब ये सारे डायलॉग सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बात हो रही है। तो ये बात हो रही है लोगों को काउंट करने की। क्लास में कितने बच्चे हैं, स्कूल में कुल कितने टीचर हैं, दुनिया में कुल मिलाकर के कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें। तो जब हम लोग बात ह्यूमन रिसोर्सेज की कर रहे थे तो यहाँ पर बात है लोगों को गिनने की, लोगों के बारे में बात करने की। वे लोग जो देश के प्रोडक्शन में, देश के लिए काम करने में, देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में, देश के डेवलपमेंट में किसी न किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे वो अपना पर्सनल काम कर रहे हों, देश के किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हों, या किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में काम कर रहे हों। तो ऐसे में तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। अब आगे पेज नंबर 67 पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में एक छोटा सा चार्ट है। फिगर का रेफरेंस नंबर है 6.1, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स, कि किस किस कॉन्टिनेंट में कितनी आबादी है। तो आपको क्या लगता है कि किस कॉन्टिनेंट की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो ये सोचने समझने की बात है। मुझे लगता है आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एशिया कॉन्टिनेंट की आबादी, इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टॉप 2 पॉपुलेशन होल्डर 2 कंट्रीज, इंडिया एंड चाइना, दोनों के दोनों
एशिया को ही बिलोंग करते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि एक नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पर अपना प्यारा देश इंडिया है। हालांकि आबादी को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के अपना देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इस बात से मैं बहुत खुश नहीं होता, क्योंकि अपने देश का एरिया इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है और देश में बहुत सारी चीज़ें जो सरकार करना चाहती है, हम लोग करना चाहते हैं, देश के विकास के लिए होना चाहिए, वो चीज़ें, वो सारे मेजर्स, वो सारे नियम और उन सब का जो रिजल्ट, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है बढ़ती हुई आबादी की वजह से। अगर हम सब लोग किसी भी तरह से और हमारी सरकार इस बारे में कुछ कर पाए तो आगे चल कर के हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगा। सो द पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पूरी दुनिया में ये आबादी किस तरीके से बटी हुई है। द वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। आप ध्यान से सुने क्या लिखा है कि पूरी दुनिया के 30% लैंड सरफेस में पूरी दुनिया की 90% आबादी बसती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ये हर जगह पर इक्वल नहीं है और ये हर जगह पर प्रॉपरली, ये किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी देश में, किसी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है तो किसी देश में, किसी कॉन्टिनेंट में कम है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। जैसे आप सोच सकते होंगे कि चाइना काफ़ी पॉपुलेटेड है, इंडिया काफ़ी पॉपुलेटेड है, उसी की जगह पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें तो वहाँ की आबादी काफ़ी कम है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपुल लाइव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये चीज़ देखा गया है कि लोग ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं और ये बात काफ़ी जनरेशन्स, कई पुरानी सभ्यताओं के समय से सच है कि लोग कहाँ पर बसते आए हैं। लोग वहाँ पर बसते आए हैं जहाँ पर उन्हें खेती की ज़मीन मिलती है, जहाँ पर उन्हें पीने का पानी सही से मिलता है, जहाँ पर वेदर के एक्सट्रीम कंडीशंस ना हों, जैसे कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। लोग वहाँ पर ज़्यादा बसते आए हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं और इस चार्ट में फिगर 6.1 में भी हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपुल लाइव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। 3/4 भाग पूरी दुनिया की जनसंख्या का बस इसी 2 महादेशों में सिमटा हुआ है, एशिया और अफ्रीका। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपुल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपुल। जैसे कि यहाँ पर चार्ट है, चार्ट में रेफरेंस है फिगर 6.2, जहाँ पर उन 10 देशों का नाम लिखा गया है कि दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि देशों का नाम है जापान, रशियन फेडरेशन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया एंड चाइना। चाइना का नाम सबसे नीचे है हालांकि चार्ट में, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि इनका क्या क्या रेशियो है। आप इस चार्ट को सही से देखें तो आपको पता चलेगा कि चाइना का जो बार है, इसका जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा है। ये लगभग 1 अरब 40 करोड़ के लगभग इस फिगर को छूता हुआ है। और इंडिया का लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये 120 के आसपास में है। हालांकि आज के दिन में जो सिचुएशन है तो इंडिया 1 अरब 30 करोड़ के पास में भारत की जनसंख्या पहुंच रही है। कई बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि 125 करोड़ देशवासियों का साथ हमारे साथ में है। तो ये जो 125 करोड़ है ये हमारे देश की जनसंख्या है। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं पेज नंबर 68 पे। तो आप देखोगे कि कुछ क्लिपिंग है। फिर बाईं तरफ में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक छोटी सी क्लिपिंग है, डू यू नो। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं।
तो ये पॉइंट है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 382 लोग रह रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेंसिटी, यहाँ पर बात हो रही है कि कहीं पर हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा हैं, कहीं पर लोग कम हैं। तो जहाँ पर लोग कम हैं वहाँ की डेंसिटी कम होगी, और जहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। Population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51 person per square kilometer. ये एक नोट करने वाली बात है कि पूरी दुनिया, इस पूरे विश्व का जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो वो आता है कि 1 किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। और यहीं पर हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि भारत की आबादी, भारत में जो एवरेज डेंसिटी है दैट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग 8 गुना ज़्यादा है भारत में। सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस पेज नंबर 68 पे 2 बच्चों का छोटा छोटा डायलॉग है दिया हुआ है किताब में। When all the 30 students are present, our classroom seems very crowded. But when the same class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty. एक बच्चा बोल रहा है कि जब हमारी क्लास के 30 बच्चे हमारे क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे बच्चे आए होते हैं, तो हमारा क्लास भरा भरा सा दिखता है, डेंसिटी ज़्यादा दिखती है। लेकिन यही बच्चे जब एक बड़े से हॉल में, असेंबली हॉल में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा खाली खाली सा दिखता है। तो छोटी सी बात है, क्लासरूम का साइज छोटा होगा और असेंबली हॉल की साइज बड़ी होगी। तो वो बच्ची, दूसरी बच्ची इसमें आंसर कर रही है, बिकॉज द साइज ऑफ एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। However, when all the students of the school come into the hall too starts looking crowded. तो ये बच्ची ये भी बात बता रही है कि जब सारे स्कूल के स्टूडेंट्स उस हॉल में इकट्ठा होते हैं तो हमारा असेंबली हॉल भी भरा भरा सा दिखता है। Now we will see what are the factors affecting distribution of population. तो पूरी दुनिया में जो आबादी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, किस किस वजह से किसी जगह की आबादी ज़्यादा दिखती है, डेंस दिखती है, और किस वजह से वहाँ की आबादी कम दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आता है पहला टोपोग्राफी। पीपुल ऑलवेज प्रेफर टू लाइव ऑन प्लेन्स। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं। वो जगह जो नदी के पास में हो और मैदान हो, जहाँ पर खेती आसानी से कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा होती है और मौसम भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। सो पीपुल ऑलवेज प्रेफर टू लाइव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. इन जगहों पे खेती करना आसान होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना आसान होता है, सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश करना भी आसान होता है। और अपने देश की बात करें, द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Alps and Himalayas are sparsely populated. तो अपने देश में गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा घनी है। और गंगा नदी के आसपास का जो समतल मैदान होगा, इसे हम लोग कैसे कह सकते हैं, ये उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें, हरिद्वार के बाद से होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में बंगाल, उड़ीसा। और ये तो ऑब्वियस है कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये अपने देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग एक और भी चीज़ बताई गई है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, माउंटेन एरिया हैं, वहाँ की आबादी बहुत ही कम होती है, वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहना आसान नहीं होता। वहाँ आपके पास खेती की ज़मीनें कम होती हैं, वेदर का एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जैसे जाड़े की बात हो तो उसमें आपको
बर्फबारी भी फेस करना हो सकता है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो जिस जगह की जलवायु एक्सट्रीम हो, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, या फिर आप ऐसा कह लो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो या बिल्कुल ही सूखा हो, जैसे कि सहारा रेगिस्तान जहाँ बारिश होती ही नहीं और वहाँ की मिट्टी भी ऐसी नहीं है कि वहाँ हम खेती कर सकें। तो ये इलाके जो होते हैं यहाँ की आबादी, यहाँ का पॉपुलेशन कम होता है। तो सहारा रेगिस्तान और रूस का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, कनाडा और अंटार्कटिका का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, साउथ पोल नॉर्थ पोल से लगा हुआ, यहाँ पर लोगों की आबादी बहुत ही कम है। तीसरा फैक्टर है सॉइल, आखिर वहाँ की मिट्टी कैसी है। तो नेचुरली अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो वहाँ आबादी ज़्यादा होगी, और जहाँ की मिट्टी, जहाँ की ज़मीन फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ की आबादी कम होगी। इंडिया की बात करें तो फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, ये जगह ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी। ह्वांग हे, छांगजियांग इन चाइना एंड द नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। और अगर हम विदेशों की बात करें तो चाइना के 2 लोकेशंस का नाम है, नील नदी के पास का इजिप्ट की बात है, ये ऐसा एरिया है जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। वाटर का मतलब यहाँ पर है कि पीने का पानी और आपकी खेतों की सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए जो वाटर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो अगर वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आबादी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा रहेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। तो जो भी नदी घाटी क्षेत्र हैं, जो भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नील नदी के बारे में पढ़ा, गंगा नदी के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र की बात की, तो इन सारी नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है, लोगों को इरिगेशन के लिए पानी भी आसानी से मिल जाता है। और रेगिस्तानी एरिया, जैसे कि सहारा के रेगिस्तान की बात करें और भारत की बात करें तो राजस्थान और गुजरात के आसपास का जो रेगिस्तान है उसकी बात करें तो वहाँ पर आबादी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनरल्स। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। तो जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ आबादी ज़्यादा होगी। अगर हम इंडिया की बात करें, बिहार और झारखंड की बात करें तो झारखंड में काफ़ी सारे माइंस हैं, तो वहाँ की आबादी भी अच्छी खासी है, क्योंकि इसके आसपास में इंडस्ट्री का सेटअप होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इस वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा बसते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका के डायमंड माइंस के बारे में, और मिडिल ईस्ट सऊदी अरब। आप सऊदी अरब के बारे में जान ही रहे हो कि उसके आसपास के क्षेत्र में ऑयल फील्ड है, वहाँ पर पेट्रोल के कुएं अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा है, फाइनेंशियल सेंटर्स ज़्यादा होते हैं, इन सब वजहों से वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वही कि जहाँ पे खान होगी, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते होंगे, लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, फैक्ट्री सेटअप होता है, लॉजिस्टिक सेंटर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ से बड़े शहरों के लिए। अब कुछ और भी फैक्टर हैं जैसे कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। हालांकि इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद में इन्हीं फैक्टर्स का इम्पोर्टेंस है। इससे ये पता चलता है कि किसी जगह की आबादी ज़्यादा होगी या कम होगी। सोशल, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल गिवन दैट इज पुणे। अब एक बात आप सोच करके देखो कि आज के समय में आपको बसना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? अगर आपको रहना हो तो कहाँ जाना चाहोगे? आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, डिग्री पूरी हो जाए तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो हम लोग बात करते हैं दिल्ली की, हम लोग बात करते हैं बंगलोर की, पुणे की। हम लोग उन जो जगहों के बारे में सोचते हैं, उन लोकेशन सिटीज़ के बारे में सोचते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल हो, जहाँ पे हमें आसानी से नौकरी मिल सके, है कि नहीं?
और या फिर जहाँ के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा होता है कि वो एक डेवलप्ड सिटी है। जैसे भारत में बात करें तो लोग दिल्ली जाना चाहेंगे, मुंबई जाना चाहेंगे, बंगलोर जाना चाहेंगे। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बातें करें तो लोग लंदन जाना चाहेंगे, अमेरिका में जाना चाहेंगे, कनाडा जाना चाहेंगे। लोग वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं। अगला फैक्टर है कल्चरल। प्लेसेज विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। तो जिन जगहों पर सांस्कृतिक विकास ज़्यादा होता है, चहल पहल ज़्यादा होती है, वहाँ भी लोग बसना पसंद करते हैं। जैसे भारत में एग्जाम्पल है बनारस का, और इंटरनेशनल लेवल पर इसमें बताया गया है जेरूसलम के बारे में, वेटिकन सिटी के बारे में। तो लोगों का अगर स्पिरिचुअल झुकाव है, किसी रिलीजन के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट है, तो कई बार लोग उसकी वजह से भी वहाँ जा कर के बसना पसंद करते हैं। बनारस के बारे में, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों के बारे में हिंदू लोगों का काफ़ी अटैचमेंट है। वो कहते हैं ना कि बनारस भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है, तो भगवान शंकर के आसपास में उनकी आशीर्वाद की छाया में लोग बचना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। पेज नंबर 69 पर हम लोग टॉप राइट कॉर्नर में एक ग्लॉसरी टर्म देख रहे हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि अगर हम बात करें कि किसी आदमी की एज की बात करें, कोई आदमी इस धरती पर अपने जीवन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा साल तक जी सकता है। तो आज तो ये आजकल के समय में ये कॉमन बात है कि 80 साल के लगभग तो लोग आराम से जी ही सकते हैं। और अगर उन्होंने अपने खाने पीने का, हेल्थ कंडीशंस का, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने का, फिजिकल फिटनेस के बारे में समय समय पर काम किया हो, तो 100 साल भी कोई बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। 100 साल तक जीने की बातें हम कैसे कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ के लोग रह सकते हैं और कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम लोग किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, अगला फैक्टर है जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, वो है इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर attracted large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. तो इसके बारे में हम लोगों ने तब भी बात की थी जब मिनरल्स के बारे में बात की थी। वही चीज़ है कि अगर जिस जगह का आर्थिक विकास ज़्यादा होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होगा, फिनेंशियल सेंटर ज़्यादा होंगे, फिनेंशियल हब हो ज़्यादा होगा, लोग वहाँ पर ज़्यादा बसते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है जापान के ओसाका शहर के बारे में और इंडिया के मुंबई के बारे में। वैसे तो अपने देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन अगर हम बात करें कि अपने देश का फिनेंशियल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल कौन सा है, तो ये मुंबई है। पॉपुलेशन चेंज। अब बात करते हैं कि आबादी में बदलाव कैसे होता है, आबादी कैसे बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है, या किसी सेक्टर में, किसी देश में, किसी रीजन में अगर आबादी में कोई चेंज होने का ट्रेंड आता है तो क्यों आता है। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। किसी दिए गए, किसी तय समय में किसी जगह की आबादी कैसे बढ़ रही है या घट रही है, उसके बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। ये हमेशा से स्थिर नहीं रहा है। कई बार देखा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में या दुनिया में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है या ज़्यादा तेज़ी से घटी है। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी रोल रहा है, इसमें एपिडेमिक, महामारियों के असर का भी रोल रहा है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन दी फिगर 6.3। इसमें पेज नंबर 69 पर हम लोग देख रहे हैं एक डायग्राम। इसको देख करके भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस किस समय में आबादी किस तरीके से बढ़ी है। इस चार्ट में 500 BC से लेकर के 2025 तक की
तक के डेटा को दिखाया गया है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अगर किसी दिए गए समय में मृत्यु ज़्यादा होगी और बर्थ कम होगा तो क्या होगा? आबादी घटेगी। और उस दिए गए समय में अगर बर्थ ज़्यादा होता है, डेथ कम होता है, तो आबादी बढ़ेगी। ठीक है, तो दिए हुए समय में अगर मृत्यु ज़्यादा होगी, जन्म कम होगा, तो आबादी घटेगी। दिए हुए समय में अगर जन्म ज़्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगी, तो आबादी बढ़ेगी। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800, 1800वीं ईस्वी तक, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टडी बट स्लोली। तो बता रहे हैं कि 1800 ईस्वी तक दुनिया की आबादी बढ़ती रही है, लेकिन धीमी रफ्तार से बढ़ी है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। इस पीरियड में काफ़ी बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन वो काफ़ी अर्ली एज में भी मरते रहे हैं। दिस वॉज एज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, सफिशियंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपुल, फार्मर्स वेयर नॉट एबल to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was very low. तो ये बताया जा रहा है कि इस बीच में लोगों के पास में, शहरों में, गांवों में प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लोगों के लिए सफिशिएंट खाना भी अवेलेबल नहीं होता था, और किसान भी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी खेती से, उतना ज़्यादा यील्ड, उतना ज़्यादा अनाज नहीं उपजा पाते थे जितना लोगों को चाहिए होता था। इसलिए इस पीरियड में आबादी धीरे धीरे धीमी रफ्तार से बढ़ी है। इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 155 years later in 1959 the world's population reached 3 billion. This is often called population explosion. Mind the term population explosion, जनसंख्या विस्फोट। तो इस पीरियड में आबादी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. 6 billion, आप सुन रहे हो ना? The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained very high. तो इस पीरियड में ये हुआ कि किसानों के खेती से प्रोडक्शन, उनका यील्ड भी बढ़ा है, फूड सप्लाई बेहतर हुई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में इजाफा हुआ है, दवा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ पहले से बेहतर हुई है, लोग एजुकेटेड हुए हैं, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, लोगों की इनकम भी बढ़ा है। इसकी वजह से लोगों की आबादी बढ़ी है और इस पीरियड में मृत्यु दर कम रही है, डेथ कम रहा है। इसीलिए इस पीरियड में हम लोगों ने ये जो बात की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जनसंख्या विस्फोट की। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग the number of live births per 1000 people. Deaths are usually measured using the death rate, that is the number of deaths per 1000 people. Migration is the movement of people in and out of an area. तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉइंट है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। अगर हम किसी भी रीजन, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री या किसी सिटी के पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करते हैं किसी तय समय में, तो हमें इन तीनों फैक्टर पर देखना होगा कि उस समय में वहाँ पर जन्म दर क्या रही है, लोगों की मृत्यु दर क्या रही है, और माइग्रेशन उस पीरियड में वहाँ पर कितने लोगों का आना हुआ है, लोग बाहर से वहाँ आकर के बसे हैं या लोग वहाँ से बाहर चले गए हैं किसी वजह से। अगर लोग बाहर चले गए हैं, माइग्रेट हुआ है, तो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन कम होगा। और लोग अगर बाहर से वहाँ आकर के बसे हैं, आना हुआ है, तो आबादी बढ़ेगी। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा है, डेथ रेट पुअर है, तो जनसंख्या बढ़ेगी, ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। तो दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि कैसे होगी? अगर नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा है, पॉजिटिव है तो। अब हम लोग पेज नंबर 70 पे देख रहे हैं,
ऊपर में कुछ तराजू के सिंबल्स बने हुए हैं और उसके साथ में कुछ चीज़ें हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज, उसमें बर्थ रेट झुका हुआ है, ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। पॉपुलेशन स्टडी अगर वो मध्यम है या रुकी हुई है, बराबर पे ठहरी हुई है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं। और पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगा? जब हमारा बर्थ रेट का पलड़ा हल्का होगा और डेथ रेट का पलड़ा भारी होगा। ठीक है, तो ये है फिगर 6.4 बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ हम लोग बाईं तरफ में ग्लॉसरी के दो टर्म्स भी देख रहे हैं, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। व्हेन ए पर्सन इंटर्स ए न्यू कंट्री, अगर लोग किसी देश में जाते हैं तो ये इमिग्रेशन कहलाता है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है IMMIGRATION। दूसरा टर्म है इमिग्रेशन, EMIGRATION। व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री, कोई आदमी अगर अपना देश छोड़ता है तो वहाँ आबादी कम होगी ना। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। पीपुल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, एक देश के अंदर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग इस साल 2020 में मार्च, अप्रैल, मई की बात करें, जून तक की बातें करें, तो अपने देश में भी पंजाब से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से काफ़ी सारे लोग वापस अपने नेचुरल स्टेट में, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बचपन बिताया है, वहाँ पर लौट करके आए हैं। तो पंजाब से, महाराष्ट्र से, साउथ से, दिल्ली से लोग लौट करके वापस बिहार आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, बंगाल आए हैं। इमिग्रांट्स आर पीपुल हु लीव ए कंट्री, whereas immigrants, IMMIGRANTS, grants are those who arrive in country. Countries like the United States of America and Australia have gained in numbers by or in migration. In migration. Sudan is an example of country that has experienced a loss in population number due to out migration. That is EMIGRATION. तो यहाँ दो देशों की बात है, अमेरिका की जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या बेटर लाइफ कंडीशंस के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, वहाँ बसने के लिए, तो यूएसए की आबादी बढ़ेगी। और सूडान का एग्जाम्पल है जो एक गरीब देश माना जाता है, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में कह सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारे लोग छोड़ करके दूसरे देशों में जाते हैं, तो सूडान की आबादी घट रही है। The general trend of international migrations is from the less developed nations to the more developed nation in search of better employment opportunity। तो वही बात है जो मैंने पहले कही कि लोग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि क्या हम लोग पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन बढ़ने या घटने के क्रम में किसी पैटर्न को देख सकते हैं क्या? क्या कोई पैटर्न का पता लगता है? रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. ये एक मज़ेदार बात है कि पूरी दुनिया की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी देशें, दुनिया के सारे देशों की आबादी बढ़ रही है। Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rates and death rates. Now, with improving health care, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. तो केनिया की बात हो रही है, केनिया देश के बारे में, कि वहाँ आबादी की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से ऐसा कह सकते हैं कि डेथ रेट थोड़ा सा पुअर रहा होगा। In other countries like UK, population growth is slowing because of both low death and low birth rates. अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर आबादी जो है वो कम हो रही है, वहाँ का डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है।
तो आजकल एक और भी चीज़ देखी जा रही है कि भाई डेथ रेट लो होने की वजह तो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लोगों का पढ़े लिखे होना है, स्वास्थ्य के बारे में सोचना, फिटनेस के बारे में कुछ न कुछ करते रहना, इसकी वजह से लोग स्वस्थ हैं, उनकी मृत्यु दर कम होगी। लेकिन बर्थ रेट कम होने के बारे में बात यह है कि आजकल मैरिज इंस्टीट्यूशन, शादी के बारे में लोगों का विश्वास थोड़ा सा घट रहा है, या फिर लोग शादी करते भी हैं तो उनके अंदर में इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ मुझे 2 बच्चे रखने हैं, 4 बच्चे रखने हैं, 5 बच्चे रखने हैं, 1 से 2 बच्चे, या कई बार तो लोग बस शादी करते हैं, बच्चे भी पैदा नहीं करते, एडॉप्ट कर लेते हैं। और कई बार तो लोग शादी नहीं करते, उनका लिव इन रिलेशनशिप होता है, बस 2 साल का, 4 साल का। बच्चों के बारे में लोग ज़्यादा उस तरह से हैं नहीं आजकल डेवलप्ड सिटीज़ में, जैसे इंग्लैंड की ही बात हो रही है तो 1-2 बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। अच्छा, पेज नंबर 71 पर हम लोग ऊपर में फिगर 6.5 देख रहे हैं, वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें पूरी दुनिया के अलग अलग महादेशों में और कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र में ये दिखाया गया है कि कहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, और कहाँ पर आबादी नेचुरली इंक्रीज हो रही है और कहाँ पर घट रही है। तो एक बार आप इस मैप को ध्यान से देखें। मैप के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेबल्स भी हैं, लीजेंड्स हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे आबादी बढ़ रही है। जैसे कि ब्लू मार्क किया हुआ जो एरिया है दैट इज़ वेरी हाई, 3% और मोर। थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो लीजेंड है वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर 2 to 2.9% है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, ये है पॉपुलेशन कंपोजिशन। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उस देश में आर्थिक विकास दर क्या है, और इसका सीधे सीधे पॉपुलेशन के साथ में कोई गहरा संबंध नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकल डेवलप्ड देन बांग्लादेश। जापान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि हाँ वो एक बहुत ही विकसित शहर है, वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत देश भी है, और बांग्लादेश हमारे पड़ोस में है, वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश नहीं है। लेकिन इन दोनों के दोनों देशों की तुलना इसलिए की जा रही है कि इन दोनों जगह पर इन दोनों देशों की आबादी बहुत ज़्यादा है और ये दोनों के दोनों देश डेंसली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून स्ट्रिप है जिसमें कुछ डायलॉग्स इस तरीके से हैं। एक महिला बोल रही है कि आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्टोरी बताता हूँ। एक इंजीनियर वो कहता है आई बिल्ड ब्रिजेस, मैं पुल बनाता हूँ। एक और महिला कह रही है आई टेक केयर ऑफ माई होम, शी इज हाउस मेकर, हाउस वाइफ। एक आर्टिस्ट बोल रहा है आई सिंग एट वेडिंग्स। एक डॉक्टर बोल रही हैं आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर। और एक किसान बोल रहा है आई एम ए फार्मर। सो थिंक every human being is a potential resource for the society. What will be your contribution as a human resource? तो अब हम लोग फिर से यहाँ पर उस टर्म को दोबारा देख पा रहे हैं इस चैप्टर में, वो है ह्यूमन रिसोर्स, कि किस तरीके से समाज के सारे लोग किसी न किसी तरीके से उस समाज के विकास में, उस राज्य के विकास में, उस देश के विकास में भागीदार होते हैं। दे आर काउंटर प्लेयर्स, दे आर काउंटर पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। कि जैसे एक महिला अगर अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहानियाँ सुना रही हैं तो वो उसे मोरल लेसन्स दे रही हैं। अगर एक आर्टिस्ट म्यूजिकल शोज करता है तो वो वहाँ के कल्चरल डेवलपमेंट का हिस्सेदार है। अगर एक इंजीनियर पुल बना रहा है तो वो उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक महिला अगर घर चला रही हैं तो एक पूरे के पूरे फैमिली को हेल्दी रखने में, उसके विकास में भागीदार हैं। एक किसान अगर खेती करता है तो वो देश की सारी जनता के लिए अनाज उपजाने का भागीदार है। और अगर एक डॉक्टर दवाओं के लिए रिसर्च कर रही हैं तो वो वहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए काम कर रही हैं, वो पूरे देश के लिए काम कर रही हैं। ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं ना।
To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. तो लोगों को अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में गिनते हैं, काउंट करते हैं, मानव संसाधन मान करके चलते हैं, तो हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना होगा कि किस तरीके से वो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. तो समाज में रहने वाले सारे लोग, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उनका सेक्स कुछ भी हो, उनकी पढ़ाई का स्तर कुछ भी हो, उनका हेल्थ कंडीशन कुछ भी हो, और वो किसी भी फील्ड में अपना ऑक्यूपेशन रखते हों, जीविका उपार्जन का साधन उनका कुछ भी हो, उनका एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो, वो किसी न किसी तरीके से समाज के विकास के भागीदार होते हैं। और हमें लोगों के गुणों के बारे में सोचना होगा। Population composition refers to the structure of the population. The composition of the population helps us to know how many are males or females. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पॉपुलेशन में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions. हमें एक बार ये भी सोचना होगा, और ये सोचने की बात है ही, कि हमारे देश की आबादी में पुरुषों का रेशियो, उनकी आबादी, उनका परसेंटेज क्या है, महिलाओं का क्या है, किस पर्टिकुलर एज के, 40 से 50 वाले, 50 से 60 वाले, या मोर देन 60 प्लस, 60 से ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा तो नहीं रह रहे हैं। क्योंकि अभी अभी पिछले दिनों एक स्टडी में मैंने जर्नल में देखा था, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर एक रिपोर्ट्स भी मैंने देखा था कि जापान में 50 साल से ऊपर के लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है, 50 या 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो 10 साल के बाद में, 15 साल में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जापान की विकास की दर, उसका जो डेवलपमेंट रेट है, या उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो बाकी देशों से थोड़ी सी कमतर हो जाए, वो नीचे हो जाए। क्योंकि अगर वहाँ पर यूथ का पॉपुलेशन नहीं होगा तो हम देखेंगे कि वर्क फोर्स का पॉपुलेशन कम हो गया। यूथ का पॉपुलेशन कम होने का मतलब है कि उस देश की वृद्धि, उस देश के डेवलपमेंट का जो रेट है उसका स्लो हो जाना। नेचुरली बूढ़े लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, वो उम्र की ढलान पर होते हैं ना। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid. मतलब क्या कि किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं या कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं या स्त्री ज़्यादा हैं। हालांकि जो बात मैंने अभी जापान के लिए की, उस केस के बारे में अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि अपने यहाँ बुजुर्गों की संख्या कम है, यूथ की संख्या ज़्यादा है, और ये अपने लिए एक तरह से फेवरेबल कंडीशन है आगे के 30-40 सालों के लिए। ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, दैट इज 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of the total population is further subdivided into males and females in each of these groups. तो हम लोग फिगर 6.6 देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन पिरामिड शो किया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि वाई एक्सिस में इन्होंने एज ग्रुप को रखा है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 30 से 24, 35 से 39, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79 and 80 to 84 and 85 प्लस। तो ये गौर करने वाली बात है, 85 तक ये चार्ट ऊपर की ओर गया है। तो अगर लोग ज़रा सा ध्यान रखें तो 85 तक का एज तो अटेंड कर ही सकते हैं। और इन्होंने एक्स एक्सिस में रखा है परसेंटेज को, कि इस एज ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग कितने परसेंट हैं। अच्छा, इन्होंने इस चार्ट को 2 कलर में भी बांटा है। ब्लू कलर डिनोट्स मेल एंड रेड कलर डिनोट्स फीमेल्स।
यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उनका डायलॉग भी है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, तो दूसरी स्टूडेंट जो बच्ची है वो बताती है दिस इज ए पॉपुलेशन पिरामिड। वो बच्चा पूछता है व्हाट्स दैट, तो वो बच्ची बताती है इट शोज द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप्स। कैन आई प्ले ए डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ये बच्चा पूछता है। तो दूसरी बच्ची जो स्टूडेंट है वो बोलती है कि श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज। तो आप लोग भी अपने खुद से ऐसा कर सकते हो कि किसी भी 3 देश का नाम चूज कर लो, एक देश का नाम चूज कर लो, अपने एक देश के 1-2 स्टेट का नाम चूज कर लो और वहाँ के बारे में, वहाँ के पॉपुलेशन के बारे में इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करके आप देख सकते हो कि उसका पॉपुलेशन पिरामिड कैसा दिख रहा है। जैसे आप बिहार को ले लो, यूपी को ले लो, महाराष्ट्र को ले लो, राजस्थान को ले लो, है ना। ये एक छोटा सा असाइनमेंट है और अच्छा रहेगा जब आप इस तरीके से एक्सप्लोर करोगे, डेटा एक्सप्लोर करोगे, डेटा गैदर करोगे और चार्ट बना करके देखोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं फिगर 6.7 में पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या को दिखाया गया है, फिगर 6.8 में पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया दिखाया गया है और फिगर 6.9 में पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान दिखाया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या और पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। केन्या का बेस ज़्यादा चौड़ा है और इंडिया का बेस कम चौड़ा है, इसकी विड्थ कम है। लेकिन इसमें से जापान का जो पिरामिड है वो बिल्कुल ही अलग तरह का है। ये ध्यान देने वाली है, इसमें से काफ़ी सारा डेटा निकलता है। जैसे इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 45 to 49 वाला 40 to 44 का जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ा है। The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births. The size of the top shows the number of aged people above 65 years and reflect the number of deaths. तो आप इन तीनों चार्ट में फिगर 6.7, 6.8 और 6.9 में ये भी देख सकते हो कि 60 से ज़्यादा वाले लोगों की संख्या कितनी है, 65 ईयर्स एज से ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है। The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. Dependents, ये ध्यान देने वाला शब्द है कि मतलब डिपेंडेंट्स वो लोग होंगे जो काम नहीं कर रहे होते हैं, काम कम कर रहे होते हैं और परिवार में काम करने वाले लोगों पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें बच्चे भी शामिल होंगे और 60-65 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी शामिल होंगे। तो बीच का जो ब्लॉक है जिसे हम कह सकते हैं 20-25 से ले करके 60 ईयर्स का, ये वो ब्लॉक है, ये वो एज ग्रुप है जो देश के लिए काम कर रहा होता है, परिवार के लिए काम कर रहा होता है और अपने लिए भी काम कर रहा होता है। दिस कैन बी नोन एज वर्किंग एज ग्रुप। Those of the working age are the economically active. So this age group can be 20 to 65. The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. तो कुछ जो अंडर डेवलप्ड सिटी हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ पर इस तरह की बात है कि बच्चों का जन्म तो ज़्यादा होता है लेकिन वो 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र तक आते आते उनमें से काफ़ी बच्चों की मौत भी हो जाती है। हालांकि कंडीशंस इम्प्रूव हो रही हैं, फिर भी ये चिंता की बात है। So this is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adults and there are very few old people. This situation is typified by the pyramid shown for Kenya. अगर ये चीज़ देखना हो तो 6.7 फिगर को देख सकते हैं जो केन्या का चार्ट है।
In countries where death rates are especially among the very young are decreasing. The pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid in India 6.8. तो यहाँ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हाँ 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 वाले ब्लॉक में लोगों का परसेंटेज अच्छा है. Such population contain a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force. यही बात मैंने अपने देश के बारे में कही थी ना कि यहाँ पर यूथ की संख्या अच्छी खासी है और यही बात चिंता की बात है जापान के लिए जहाँ पर इस ब्लॉक में लोगों की संख्या, लोगों का परसेंटेज पॉपुलेशन कम है जो आने वाले समय में उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. इन कंट्री लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस. ये भी एक चिंता की बात है कि जापान में नए बच्चों का जन्म कम हो रहा है. डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज. तो इस वजह से वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, बच्चों की संख्या भी कम होगी और यूथ की संख्या भी कम होगी. Skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation and they are the real human resource of that particular country. जिसकी बात हम लोग शुरू से करते आए हैं. We in India are fortunate to have such a resource. ये ध्यान देने वाला सेंटेंस है कि भारत में स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग लोगों की संख्या आजकल के समय में ज़्यादा है. हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक लकी फेज है. दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव. एबल एंड प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स, ये दो शब्द मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर भारत की युवा पीढ़ी स्किल्ड है, स्पिरिटेड है, होपफुल है, वो डायनामिक हैं, एजुकेटेड हैं और उनको प्रॉपर स्किल और अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो जल्दी ही हमारा देश विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार होगा. और एक जो बात आती है विश्व गुरु बनने की, हम लोग उसकी राह पर भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से आज मैंने क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया है. यह है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन. तो मैंने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको बुक के कंटेंट के साथ में रिलेट कर सकूं. और अगर आप मेरा लेक्चर सुनोगे और साथ में किताब को भी साथ में रखोगे तो इसे पढ़ना काफ़ी आसान होगा. मेरे लेक्चर्स आपके लिए दो तरीके से यूजफुल हो सकते हैं कि एक तो आप किताब खोल करके पढ़ें और सुनें और ज़रूरी बातों को नोट करते चलें. आपकी जो क्वेरीज हो उसे आप कमेंट्स में डाल सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो. एक और बात यह है कि जब आपके पास में पढ़ने का समय नहीं होता या आप अपनी आँखों को आराम देना चाहते हैं तो आप सुन करके भी मेरा लेक्चर सुन सकते हो और इससे भी आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने का मौका मिलेगा. आप अपनी क्लास 8 के बच्चों के साथ में मेरा लेक्चर शेयर भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. तो अगली बार मैं फिर अगले सब्जेक्ट और अगले चैप्टर के साथ में मिलूँगा. फिर से मिलते हैं. गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी स्टडी, थैंक यू.